बोलो इलेक्ट्रो, पेज नंबर 114, पहली एक्सरसाइज। बोलिए 1 to 10 में कुछ। 1 to 10, 10 to 15, 20 तक, 25 तक, 26, 28, 33, 39, 40, 41, 41 बताएंगे पहले। Which of the following represents the electrode potential of silver electrode dipped into 0.1 molar AgNO3? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड का मतलब कौन सा होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन सिल्वर के केस में ऐसा लिखा जाता, AgNO3 में जो Ag प्लस आयंस है रिडक्शन करते तो Ag प्लस से Ag ऐसा करते। ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 1 है नर्स इक्वेशन की, ई रिडक्शन निकालना। तो आपको बोला गया था रिडक्शन की हाफ रिएक्शन लिख लो, वहां से N मिल जाता है, वहां से Q का फॉर्मूला मिल जाता है 1/Ag प्लस। ये Ag प्लस आपको AgNO3 में 0.1 दिए हैं, यहां से Q आ गया। अब इसे नर्स इक्वेशन में रख दें, ये आंसर है। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है आपका ऑप्शंस, E0 माइनस 0.059 इतना बचेगा, N1 है, log 10 भी 1 हो जाएगा। 43, ये भी नास्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दी है और उसका EMF पूछा है, क्वेश्चन में E0 दे रखा है, N आपको निकालना है, यहाँ पे वो आएगा 2। कैसे आएगा? Cl2 0, उधर Cl माइनस में जा रहा है, 0 से -1, 2 बार काउंट होगा तो 2 का गेन लॉस आ जाएगा। Q का फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसा लिखने में आएगा, Cl माइनस स्क्वायर अपॉन में Br माइनस स्क्वायर और Cl2 गैस का प्रेशर, Br2 लिक्विड जो है वो नहीं आएगा। ये दोनों वैल्यूज पूरी कट गई क्योंकि ये दोनों ही 0.01 पे दी हैं और दोनों पे पावर भी सेम ही है। बचा सिर्फ प्रेशर जो 0.25 दिया है, 1 अपॉन करने से ये Q आ जाता 4। क्वेश्चन खत्म। E सेल बराबर E0 में 0.29 माइनस 0.06, N है 2, लॉग है 4। (52) नंबर तक। 51 क्लास में MnO4 वाला पेयर वाला कराया था एक क्वेश्चन। तो आपको बोला था केवल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस से आपको N1 N2 पता लग जाते हैं, और N1 N2 वाला जो फॉर्मूला है वो आपको यहां लगाना है। कैसे पता लगेगा? यहाँ N1 E1 N2 E2 लगना है। मैंने बोला है लास्ट में जो पूछा हो पहले उसको देखा करो। तो आपको जो लास्ट में लाना है वो है OCl माइनस से हाफ Cl2 ये पेयर, और इसमें आप देखेंगे तो क्लोरीन +1 0, केवल यही एक चेंज हो रहा है। तो ये अपने आप में एक हाफ रिएक्शन है, सेल रिएक्शन नहीं है। तो फॉर्मूला N1 E1 N2 E2 वो वाला लगेगा ही लगेगा। अब आपका काम रह गया सबके N ढूंढना। इस पेयर में N is 1, E0 ढूंढना है, ये लास्ट वाला है। दिए जो हैं वो हैं OCl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और एक है Cl नेगेटिव हाफ Cl2। इनको सीधे जोड़ लेना है। क्या होगा जोड़ने पे? Cl नेगेटिव कट जाएगा, ये वाला पेयर आ जाएगा। यहां +1 से -1 जा रहे हैं, N2 है, -1 से 0 जा रहे हैं, N1 है। ये सब पुट कर दीजिए, E0 आ जाएगा। 58 तक
56 अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया क्या मैंने, के निकालना, तो ऑप्शन से आएगा, कोई बहुत लंबी नहीं है, 10 की पावर मैच करनी है, सबकी 10 की पावर अलग अलग आ रही है। 56 नंबर ई नॉट सेल, यहां पुट होगा जो दिया है डायरेक्ट, 0.465 इज इक्वल टू 0.06 बाय एन, 2 है यहां, लॉग के ढूंढना है, ये मल्टीप्लाई हुआ 0.93 आ गया, 0.06 डिवाइड में गया, ये है 15.5, लॉग के है 15.5, आंसर आ गया, 10 की पावर 15 ढूंढना है, एक ही ऑप्शन में लिखा है। और कोई फर्स्ट में, हाँ 58, लास्ट रिएक्शन बताइए, सेल रिएक्शन है कि हाफ रिएक्शन है? 58 नंबर क्वेश्चन आखिरी में जो दिया है, Fe प्लस 2 फेरिक बराबर 3 फेरस, इसको क्या बोलूं, ये सेल रिएक्शन है। कैसे पता लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर अगर ये सेल रिएक्शन है तो बल्ले बल्ले है, सेल रिएक्शन का ई नॉट कैथोड माइनस एनोड से आ जाता है, कैथोड माइनस एनोड से आ जाता है। कैथोड पे किसको लिखा जाए, कैथोड पे किसको लिखा जाए, बोलो, आपको Fe लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, Fe लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, जो उधर फेरस में जब गया होगा तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, Fe फेरस 0 से फेरस जा रहा है, तो ये है ऑक्सीडेशन यानी एनोड, तो फेरस Fe वाला जो पेयर है वो यहां पुट होगा, और ये जो फेरिक से फेरस गए हैं ये रिडक्शन है, ये कैथोड पे फेरिक फेरस वाला पेयर पुट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज दी हैं आपको, इनको सीधे कैथोड माइनस एनोड से ई नॉट सेल आ जाता। सेकेंड एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन नंबर 4 देखें सेकेंड एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। ई रिडक्शन हाइड्रोजन के लिए कैसा बताया है, हाइड्रोजन के केस में ई रिडक्शन हमने लिखा था एसआरपी तो 0 होता है और उसकी रिडक्शन में एन बराबर वो 2 आता है और क्यू में प्रेशर और H प्लस दोनों आते हैं, ऐसा आया था ई रिडक्शन माइनस 0.059/2 लॉग में प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस स्क्वायर, ये आपके H प्लस से H2 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला बना था एसआरपी 0 रखने के बाद। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड, P आपको ढूंढना है, P ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0, इसको 0 लाना है आपको, ये दिया हुआ है आपको, इसको 0 लाना है, तो ये नंबर तो 0 हो नहीं सकता, 0 इसी की वजह से आया होगा, यानी अंदर 1 होना चाहिए, तो प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस स्क्वायर शुड बी 1, सही बात है, क्योंकि आपको log 1 ही 0 देता है, इस वजह से ये चीज 1 आनी चाहिए। अब वो प्रेशर तो आपसे पूछ रहा है, ये तो लाना है, और आगे पढ़ दीजिए क्वेश्चन में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 चाहिए पोटेंशियल में इन प्योर वाटर, अब वो प्योर वाटर ये पुट कराएगा, प्योर वाटर pH 7 जब आप बोलते हो तो H प्लस OH माइनस वहां 10⁻⁻7 ही होते हैं, ठीक है। एक मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया नहीं है, बट जब भी दूंगा भी तो भी मुझे बताना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एक बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज ऑफ पोटेंशियल्स दी हुई है, ब्रोमीन का चेन के फॉर्म में कई से कई स्पीशीज में दिया हुआ है, पूछा है कंसिडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन अकॉर्डिंग टू ईएमएफ वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो, डायग्राम में कई सारे चेंजेस दिए हैं, then the species undergoing
डिसप्रपोर्शनेशन इज, ये अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो आपके पास चालू हो रही है चेन BrO4 माइनस से, फिर आप आए BrO3 माइनस, फिर आए HBrO, फिर आए Br2, फिर आए Br माइनस। आप मुझे रेडॉक्स के हिसाब से डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है बोलिए? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट, सही बात है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट ये होना चाहिए था, या मैं बोलूं इस केस में सेम स्पीशीज का होना चाहिए था। वही चीज ऑक्सीडेशन भी कर रही है और रिडक्शन भी। अब आप जरा ध्यान से देख के बताइए कि ये जो चेंज दिया हुआ है फ्लो चार्ट फॉर्म में, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन कौन सी सीरीज चल रही है? ये +7 ब्रोमीन है, यहां +5 आ गया और कम हो गया, यहां टोटल 0 पे 1 आएगा और कम हो गया, यहां 0 आया और कम हो गया, -1 और कम हो गया। यानी ये पूरी सीरीज रिडक्शन की है। तो इनके एरोस पे जो वैल्यू लिखे होंगे वो सब SRP माने जाएंगे। अब आपको हल्का सा लॉजिक लगाना है, आंसर आ चुका है। अगर आपको एक ऐसी स्पीशीज ढूंढनी है जो डिसप्रोपोर्शनेशन करे, तो पोटेंशियल देखे बिना रेस से 2 लोग तो बाहर हैं, कोने कोने वाले तो बोथ कभी भी नहीं बनेंगे। अगर ये ऑप्शन में होते तो ये तो रेस से बाहर है बच्चे, ये 3 लोग में से ही कोई आंसर आना है, सही बात है ना। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम OS वाले तो नहीं होते हैं, ये तो पक्का है, नॉट पॉसिबल होंगे वो तो। अब बचे हुए 3 में मुझे क्या देखना है वो सोचिए। कोई काम सही हो रहा है कि गलत, पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है, वो डेल्टा जी में जैसे स्पॉन्टेनियस माइनस से देखते हैं, वैसे ही E0 में प्लस से देखते हैं। अब आपको हर एक एरो के ऊपर कुछ कुछ वैल्यू लिखी है, 1.82, फिर है 1.5, फिर है 1.595 और फिर है 1.06, ऐसा कुछ। सर ये तो सारे प्लस में ही है, तो ये तो सभी स्पॉन्टेनियस हुआ। ये स्पॉन्टेनियस हुआ, ये वोल्टेज केवल एक चेंज के बारे में है। आपको स्पॉन्टेनिटी देखनी है डिसप्रपोर्शनेशन की, यानी जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो उसके बाद वो स्पॉन्टेनियस रहे, सही बोल रहा हूं। डिसप्रपोर्शनेशन में इन दोनों का पेयर बनने के बाद भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो सही हो रहा है। ये मैं कैसे देखूं बताइए? किसी भी इस प्रोसेस में आगे जाना तो रिडक्शन है ही सही, और आपको उसी स्पीशीज को पीछे भी ले जाना है क्योंकि ऑक्सीडेशन भी उसी को करना है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस में मुझे आंसर दे देना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब आप अपने E0 सेल का फॉर्मूला याद करिए, कैथोड माइनस एनोड है। तो जब आप आगे की तरफ गए, इस सीरीज में आगे की तरफ गए तो रिडक्शन हो ही रहा है, और रिडक्शन वाला कैथोड बनता है। तो आपके E0 सेल के फॉर्मूले में फॉरवर्ड जहां आगे जाना है वो कैथोड बन के कैथोड वाली जगह पुट हो गया। लेकिन वही स्पीशीज पीछे भी लौटनी है, वही स्पीशीज पीछे भी लौटनी है, तब वो ऑक्सीडेशन करेगा तो वो एनोड कहलाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनी? आपका E0 सेल कैथोड माइनस एनोड, ये आप पॉजिटिव लाना चाहते हो फॉर स्पॉन्टेनियस, सही बात है। अब मुझे आप कैथोड माइनस एनोड की जगह इस सीरीज में मुझे क्या बोलना है, समझ में आया? आगे जाने के समय वो रिडक्शन है जो कि कैथोड पर होगा, तो कैथोड पे जो रिडक्शन होगा वो तो जाना है फॉरवर्ड, और एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा उसके लिए उसी स्पीशीज को जाना है बैकवर्ड। यानी आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्या देखना है? आगे वाला माइनस पीछे वाला, अगर डिफरेंस प्लस दे देगा तो वो सही आंसर है। देखिए तुरंत आंसर आ चुका है, यहां पे आया, मैं बीच के 3 ही चेक कराने। ये जब आगे गया तो 1.5 यहां रखवाएगा, लेकिन जब ये स्पीशीज पीछे जाएगी तो ये 1.82 यहां रखवाएगा, डिफरेंस नेगेटिव हो गया। ये सारे ऑप्शन ऐसे 1 बाय 1 आप कर सकते थे। तो अगर आप BrO3 माइनस पे बात करोगे तो E0 सेल के समय फॉरवर्ड में कौन सा नंबर पुट होगा? 1.5, लेकिन बैकवर्ड में 1.82 वाला, तो नेगेटिव आ गया ये। अब आया अगला जो आपका आंसर है HBrO। बोलिए, आगे जाने के समय 1.59 वैल्यू
वो कैथोड में पुट हुई होगी, रिडक्शन वो हो रहा है, और वही वैल्यू जब पीछे लौटेगी तो 1.5 वो ऑक्सीडेशन एट एनोड में पुट होगा। स्टिल आपका आंसर पॉजिटिव आ गया, यही आपका आंसर है। अगले पेयर को और देख लीजिए, वो फिर नेगेटिव ही दे रहा है। कैसे? फॉरवर्ड 1.06, बैकवर्ड 1.59, वापस वो नेगेटिव ही आ जाएगा। लॉजिक क्या हुआ? आगे माइनस, पीछे को पॉजिटिव लाने का समझ में आया? आपको उसी बंदे से दोनों काम कराने हैं, तो आगे जाना, इस सीरीज में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पे, तो आगे वाला नंबर तो कैथोड में रखना है। वही स्पीशीज पीछे लौटेगी तो ऑक्सीडेशन करेगी, वो एनोड वाले में डेटा पुट करना है। तो आगे वाली वैल्यू एसआरपी माइनस पीछे वाली वैल्यू एसआरपी ऑफ एनोड, ये डिफरेंस कॉम्बिनेशन के बाद भी अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है वो स्पीशीज, बोलो वो स्पीशीज डिस्प्रपोर्शनेशन, दोनों काम मिला के स्पॉन्टेनियस बिहेव करेगी। अगर एक तरफा पोटेंशियल देखूंगा तो वो क्या बता रहा है? केवल रिडक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता रहा है। अगर आपको स्पीशीज से दोनों काम कराने हैं तो दोनों वैल्यूज के कॉम्बिनेशन के बाद वो पॉजिटिव आंसर देना चाहिए था। इसको मुझे नहीं पता अब आपके आईओसी में ये टॉपिक बचा है सिलेबस में कि नहीं। वहां आईओसी में लैटिमर डायग्राम करके एक हेडिंग आता है। तो लैटिमर डायग्राम में एक ही एलिमेंट की अगर कई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं तो उनमें ये, जैसे Fe का लिए लिख दूं, Fe3 से 2, फिर 2 से 0, तो हर एक पोटेंशियल की वैल्यू वहां लिखी होती है। तो उससे आप इसी लॉजिक से जो मैंने सिखाया क्या पता लगा सकते हो किसका किस में कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो वो लैटिमर डायग्राम करके बोलते हैं। कहीं ना कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा जरूर, डी ब्लॉक वगैरह में ई नॉट वगैरह लिखाते हैं ना, NiCO के Fe के, ऐसा कुछ। वो मतलब नाम में भी नहीं यूज करा गया हो, पर लॉजिक यही रहता है वहां भी, है ना। हाँ बोलिए अब आगे के क्वेश्चन में अप टू 20 जो भी दिए हों, सारे नहीं दिए हैं, सेकंड में अप टू 20 जो भी दिए हैं उनमें से एक है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा का फॉर्मूला पहले लगाना पड़ेगा, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। इसमें एक ऊपर वैल्यू लैम्डा जो दी हुई आई है 20 वो पुट होगी, और कॉलरॉश लॉ से लैम्डा नॉट दोनों आयंस के टोटल से आएगा 400। 20 बाय 400 विल बी 1/20, यानी 5% इंटू 100 करने पे आपको 5% तक नेग्लेक्टिंग अलाउड होती है। यहां इस क्वेश्चन में के पूछा गया है तो आपको सिर्फ सी अल्फा स्क्वायर ही लगाना है, अपॉन में 1 माइनस अल्फा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे 25 पूछा है किसी ने, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये बोनस हुआ था, वही वाला क्वेश्चन है। तो वो क्या गड़बड़ थी वो मैं बता दे रहा हूं। आपका जो गिवन डेट में ई नॉट सेल था उसमें पॉइंट इधर उधर खिसक गया था, वो 1.05 था। ओरिजिनल क्वेश्चन यही आया था तो बोनस ही डिक्लेयर हुआ था। जहां 10.5 लिखा है उसको आप 1.05 लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 में से एक मैच कर जाएगा। वो मिस प्रिंटिंग में 10.5 ही आ गया था लिखा हुआ, इसलिए फिर बोनस डिक्लेयर हुआ था। आप उस क्वेश्चन में 10.5 को 1.05 कर दें, आपका नॉर्मल सॉल्विंग जो नर्स इक्वेशन की होती है उससे एक आंसर मैच हो जाएगा। और बोलिए 30 तक, 31 to 3 थर्ड एक्सरसाइज 1 से 10 में 9 नंबर क्लास में करा दिया, N1 E1 N2 E2 वाला है क्लास में कराया। 1 नंबर 9 नंबर दोनों सेम ही है। थर्ड एक्सरसाइज 1 और 9 दोनों सेम ही है, डेटा थोड़ा इधर उधर करा हुआ है बट दोनों N1 E1 N2 E2 वाला ही है। 9 नंबर में क्लास में करा चुका हूं N1 E1 N2 E2 वाला। 15 तक, 20 तक, 25 तक, बोलो 17 नंबर। ए बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस फंक्शंस एज फॉलोइंग, एक रिएक्शन दे रखी है। बोला इफ हाफ पोटेंशियल आर, दो पोटेंशियल दे रखे हैं तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी। इसमें तो बेटा कुछ खास करने का है नहीं। आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें Zn इधर है तो Zn+2 उधर है, तो ये क्या बना, Zn 0 से 2 ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सेल में
एनोड बनेगा। आपको ई नॉट सेल पूछा है, फॉर्मूला आप SRP ऑफ कैथोड माइनस एनोड लगाना चाहते हैं। एनोड पे यहां Zn वाला वैल्यू पुट होनी है, जो कि आपको माइनस की 0.76 यहां रखनी है। आपको रिएक्शन में दूसरा कंपाउंड दिया है Ag2O, जिसमें Ag+1 में है, जो उधर जाके Ag0 में जा रहा है। ये रिडक्शन हो रहा है, यानी ये कैथोड है। इसका वाला डेटा यहां पुट होगा। ये वैल्यू आपको 0.34 दी है, ये आंसर है। क्या कहें, इक्वेशन रिडक्शन की दी है, तो हम भी रिडक्शन पोटेंशियली फॉर्मूले में दोनों पुट कर रहे हैं ना। कैथोड माइनस एनोड फॉर्मूले में क्या पुट होता है, दोनों SRP ही तो पुट होते हैं। दोनों SRP दिए हैं, दोनों SRP पुट कर रहे हैं। 30 तक, 35 तक, 40 तक, 38 EMF ऑफ द सेल। बढ़िया क्वेश्चन। नहीं दिया 38? ठीक है, मैं वर्बली इसमें क्या हिंट है वो बता दे रहा हूं 38 में। एक नॉर्मल क्वेश्चन है 38 नर्स्ट इक्वेशन का। ई सेल निकालने के लिए आपको ई नॉट सेल, एन और क्यू, ये चीजें चाहिए। आप उस 38 क्वेश्चन में हाफ सेल पे जब देखेंगे तो एनोड पर Br माइनस Br2 में चेंज हो रहे हैं, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो वाला ऑक्सीडेशन आपको एनोड पर लिखना है। दूसरी तरफ आपको H+ से H2 वाला रिडक्शन कैथोड पे लिखना है। दोनों को बैलेंस आउट करेंगे तो N बराबर 2 आ जाएगा। दोनों आयंस के टर्म्स में Q के फॉर्मूले में क्या क्या आएंगे, H+ के आयंस भी आएंगे, Br माइनस के आयंस भी आएंगे, और H2 का प्रेशर भी आएगा। ये सब डेटा पुट करके आप Q निकालोगे, SRP कैथोड माइनस एनोड करके ई नॉट सेल भी खुद निकालोगे। उसके बाद ई सेल में वो सब डेटा पुट कर देने। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सॉल्विंग है, बट लंबा है थोड़ा सा। ठीक है, और कुछ बढ़ जाऊं आगे? क्या हुआ था लास्ट के इक्विलिब्रियम वाला हो गया आर्टिकल पूरा? ये वाला तो हो गया पूरा, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन की एक आखिरी एप्लीकेशन है कंसंट्रेशन सेल्स। मैथमेटिकली इसमें जो होना है वो के इक्विलिब्रियम के समय जो हुआ उससे उल्टा होता है। आपने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है ई सेल ई नॉट सेल -0.059 बाय n log ऑफ Q। इसमें इक्विलिब्रियम के समय क्या हो रहा था, ई सेल 0 हो रहा था, Q K बन जा रहा था और फॉर्मूला कुछ बन गया था। यहां पे इससे उल्टा होना है, किसी वजह से ये 0 होना है, ये चीज, और ई सेल आपस में फॉर्मूला टाइप बन जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल्स में बेसिकली ये किया जाता है कि आपको दो अलग अलग एलिमेंट के हाफ सेल अवेलेबल नहीं है, तो आप एक ही एलिमेंट के दो हाफ सेल से कैसे वर्क करा सकते हैं। उसमें कुछ चीजें तो आपको लूज करनी पड़ेंगी कि प्रॉपर एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन टाइप होता नहीं दिखेगा। एक ही एलिमेंट होने की वजह से कैथोड माइनस एनोड SRP करेंगे तो ई नॉट सेल 0 आएगा, इसको आप 0 होने से रोक नहीं सकते। लेकिन आपको दो हाफ सेल जो सेम एलिमेंट के लेने हैं, उनमें एक डिफरेंस लेना अलाउड होता है। यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड आइडेंटिकल हाफ सेल्स, काफी कुछ उनमें सिमिलर है, वन माइनर अंतर उनमें लेना अलाउड है। तो आपने वो अंतर कैसे कैसे लिया है? एक बार आपने बोला मेटल रॉड नाम से सेम है, जिसमें डूबी है आयंस का नाम सेम है, यहां तक सिमिलरिटी।
आयंस में C1 एंड C2 अंतर कर रखा है। तो जब आप Q लिखने पे आओगे तो क्या होगा, वो आयन का नाम भले ऊपर नीचे सेम ही आ रहा हो, बट उसकी वैल्यू C1 C2 अलग है, वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो Q1 नहीं आएगा। यही आपको कोशिश करनी है, क्योंकि Q1 आने पे ये सेकंड टर्म 0 होना था। अगर ये Q1 नहीं आएगा तो सेकंड टर्म की वजह से ई सेल कुछ ना कुछ नॉन जीरो आपको मिल जाता है। दूसरी अप्रोच आपने ये रखी कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में कोई अंतर नहीं रखा, सॉल्यूशंस आर आइडेंटिकल, आयन नाम से सेम है, C बराबर C है, लेकिन रॉड पे प्रेशर का P1 P2 का अंतर कर रखा है, वो भी Q में आपको डिफरेंस क्रिएट करा देता। ठीक है, तो लिखना चालू करें। कंसंट्रेशन सेल्स किस तरह से काम करते हैं वो लिख रहे हैं। गैल्वेनिक सेल्स formed by combining two half cells of same element. Galvanic cells formed on combining two half cells of same element are called concentration cells. Galvanic cells formed by combining two half cells of same element are called concentration cells. टाइप 1, दो तरीके में से पहली टाइप कैसे बनती है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स। अगर आपने अंतर रॉड्स के नाम में नहीं बल्कि सॉल्यूशन में किया है, तो सॉल्यूशन में अंतर होने के समय इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल उसे बोला गया है, और उस समय पे द रॉड शुड बी ऑफ द सेम एलिमेंट, डिप्ड इन सॉल्यूशन में आयंस का नाम ऑल्सो शुड बी सेम, ओनली C1 C2 डिफरेंस आपको लेना अलाउड है। मान लीजिए आपने Fe से कंसंट्रेशन सेल बनाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते सर दो Fe रॉड तो ले ली, एक तरफ FeSO4 में डुबो रखा है, एक तरफ FeCl3 में डुबो रखा है, क्योंकि एक Fe रॉड को तो क्या मिले FeSO4 में Fe+2 के आयन, और दूसरे वाले Fe की रॉड को FeCl3 में मिले Fe+3 के आयन। ये नहीं है कंसंट्रेशन सेल। क्या करना है, अगर रॉड नाम से सेम है, आयंस भी सेम ही चाहिए, दोनों तरफ फेरिक दिखे या दोनों तरफ फेरस दिखे, केवल C12 अलाउड है डिफरेंस। आयन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग वाले हुए तो आप उसे कंसंट्रेशन सेल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1। टाइप 2, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कभी भी मेटल हाफ सेल्स जुड़ के नहीं बन सकते। क्यों? मेटल हाफ सेल्स जुड़ के कभी भी ये वाले नहीं बन सकते। क्यों? मेटल हाफ सेल बोले तो कौन सा, जिंक की रॉड, Fe की रॉड, कॉपर की रॉड, तो उसमें तो रॉड वो तो सॉलिड है, उसको तो आना ही नहीं है क्यू में। केवल प्लैटिनम पे कोई गैस एड्सॉर्ब करके आपने जो गैस इलेक्ट्रोड बनाया होगा उसी में आप इलेक्ट्रोड पे P1 P2 का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक Cu की रॉड है दूसरी Cu की रॉड है, स्टिल इनमें किसी बात का अंतर है, हो ही नहीं सकता। फिर Cu सॉलिड इधर भी है, Cu सॉलिड इधर भी है, तो ये वाला केवल गैसेस वाले केस में ही क्रिएट होगा, तभी आप P1 P2 की बात कर पाएंगे। लिखिएगा इसमें एरो बना के, 2 gaseous electrodes of same gas, 2 gaseous electrodes of same gas, ब्रैकेट में, adsorbed at different pressures, 2 gaseous electrodes of same gas adsorbed at different pressures, ये ब्रैकेट में था, adsorbed at different pressures,
ब्रैकेट के आगे कंटिन्यू है, dipped in solution containing, dipped in solutions containing ions of same gas, dipped in solutions containing ions of same gas, और ब्रैकेट में having equal concentration, having equal concentration. फर्क कहां कर चुके हैं अपन? जहां एड्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट प्रेशर्स लिखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, और पिछले टाइप 1 वाले में ये जो हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन वर्ड था उसको अंडरलाइन कर दें. टू गैसियस इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम गैस एड्सॉर्ब्ड एट डिफरेंट प्रेशर्स. वहां पे अगर अंतर हो चुका है तो अब आपको दूसरा कुछ अंतर नहीं करना है. अब वो रॉड जब डिप हो तो गैस का आयन भी दोनों में सेम ही दिखे और उस समय कंसंट्रेशन भी सेम ही रही हो, तो आप फर्क रॉड्स पे कर रहे हैं और उस समय पे उसे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहा जाएगा. बाकी और क्या क्या चीजें हैं कंसंट्रेशन सेल में? इसमें आपको कोई प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन होते हुए नहीं दिख सकती. डैनियल सेल टाइप की Zn का 0 से 2 ऑक्सीडेशन भी दिख रहा है, Cu+2 का Cu में रिडक्शन भी दिख रहा है, वैसा नहीं दिख सकता कंसंट्रेशन सेल में. क्यों? क्योंकि आप सेम चीज लिखोगे तो आपने P12 C12 एक में अंतर रखा हुआ है पर उस समय दूसरी चीज आइडेंटिकल है, तो वो आइडेंटिकल वाला तो नाम ही कट जाएगा ना. जैसे आपने जिंक के 2 हाफ सेल बनाए तो क्या होगा? Zn+2 वाली जगह तो C1 C2 डिफरेंस कर रखा है, बट जिंक सॉलिड नाम तो दोनों बार सेम ही है, तो एनोड और कैथोड में वो जिंक सॉलिड कट जाएगा, केवल आयन के नाम बचेंगे. तो Zn+2 गिव्स Zn+2, ये तो हुआ ही नहीं रेडॉक्स. ऐसी आपने हाइड्रोजन 2 बार लिखा P1 B2 अंतर पे, H+ सेम बोल के काट दिए दोनों तरफ, तो क्या पढ़ने में आएगा? H2 गिव्स H2, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ ही नहीं. तो आपको केवल P12 C12 डिफरेंस दिखता है, यहाँ प्रॉपर एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन ऐसा नहीं दिखेगा. दूसरी चीज, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप हासिल नहीं कर सकते. E0 सेल 0 जाएगा ही जाएगा. क्यों? क्योंकि SRP कैथोड माइनस SRP एनोड जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये सेम ही एलिमेंट के हैं. अगर 2 जिंक वाले हाफ सेल आप जोड़ रहे हैं, यहां पे भी जिंक का SRP वापस जिंक का SRP एक ही चीज है, तो सब्ट्रैक्शन पे 0 हो जाता. लेकिन क्योंकि आपने कंसंट्रेशन या प्रेशर में अंतर लिया होगा, कहां पे आएंगे टर्म? Q लिखोगे तब, और जब ये टर्म्स Q में आएंगे तो ऊपर नीचे डिफरेंस होने की वजह से Q कट के 1 नहीं आएगा, और इस वजह से E सेल 0 नहीं आएगा. तो बजाय किसी मेटल वाले 2 हाफ सेल जोड़ने के जिसमें P1 P2 केस बनता ही नहीं है, मैं आपको एग्जांपल हाइड्रोजन वाला ही दिखा दे रहा हूं, जिसमें आप H+ का C1 C2 डिफरेंस भी ले सकते हो, और एक बार H2 जो एड्सॉर्ब होगी प्लेटिनम पे उसका P1 P2 डिफरेंस भी ले सकते हो. तो मैं एग्जांपल हाइड्रोजन से दिखा रहा हूं. सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखने के समय डबल लाइंस जो सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती हैं कि लेफ्ट हैंड पोर्शन में मैंने ऐसा कुछ लिखा जिसको पढ़ने से आपको फील आएगा कि H2 को 0 से प्लस ऑक्सीडेशन करना है, क्योंकि वो H2 गैस है, प्लेटिनम पे वो एब्जॉर्ब रही होगी, तो पीटी का नाम भी साथ में लिखा हुआ है, बट वो पार्ट ऑफ द रिएक्शन नहीं है. जो प्रोसेस है वो H2 का 0 से 1 ऑक्सीडेशन हुआ होगा. यही काम उल्टा लिख देना है. H+ का एक और हाफ सेल H+/H2, उधर भी वो H2 प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब है. नाउ अभी मैं इसमें सारी जगह P12 C12 जो लिखना है सब जगह अलग अलग सिंबल लिख रहा हूं. मैंने कहा ये वाली H2 जब एब्जॉर्ब हुई है तब प्रेशर P1 पे हुई है, जहां इसे डुबोया है वो H+ C1 वाले हैं, उधर की H2 जिस प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब हुई है वो P2 पे एब्जॉर्ब हुई है, जहां उसे डुबोया है वो C2 में है. लेकिन एक समय पे आपको C एंड P में से एक को सेम बोल के हटाना होगा, एक ही डिफरेंस लेना अलाउड है. तो केस 1, अगर मैंने कहा
C1 C2 वाला केस पहले समझा रहे हैं, P1 P2 बराबर ही होता तो। ठीक है, आप बताइए मुझे एनोड पे क्या लिखना है। ये ऑक्सीडेशन लिखना है। बैलेंस में ये ऐसा दिखता है, H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे इसका उल्टा लिख देना है, 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन H2। अगर आप इनमें जो फर्क है वो यहां साथ में मेंशन नहीं करोगे तो ऐड करने के समय फुली कट जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो आपको जो नेट रिएक्शन लिखनी है उसमें जो सेम था वो तो काट देना है और जो अलग था उसको बचा लेना है। इस समय मैंने P12 सेम बोले तो आपको H2 काट देनी है और जो डिफरेंस होंगे वो C1 C2 उन नाम के नीचे लिख लो पहले सही जगह पे, ताकि कौन किधर आना है वो देख लो। ये है एनोड, ये है एनोड। इसमें जो H2 से H प्लस बने हैं ये आपने लेफ्ट से देख के लिखा है, तो ये C1 ये वाले H प्लस हैं, और ये रिडक्शन में जो H प्लस काम में आ रहे हैं जो कैथोड भी लिखे हैं ये C2 वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाले दो कट गए, H2 से H2 कट गए, क्या लिख दूं मैं बस 2H प्लस गिव्स 2H प्लस। इससे आपको दो चीजें मिल गई, जो दो पे दो इलेक्ट्रॉन कटे वो N और Q का फॉर्मूला, और Q का फॉर्मूला क्या है वो, ये C2 और ये C1 वाला है तो C1 अपॉन C2 पूरे पे एक साथ स्क्वायर लिख दें चलेगा। और ये दोनों चीजें उठा के कहां रख दीजिए, नेक्स्ट इक्वेशन में। तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल जो कि 0 हो गया, माइनस 0.059 अपॉन 2 और लॉग में जो भी आपका Q आया हो। ऐसा करने पे ये जो भी फॉर्मूला बन रहा है क्या रट लें इसको, ये तरीका सिखाया गया है, इसको रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जिंक और जिंक वाले दोनों आइडेंटिकल हाफ सेल जोड़ के अगर बनाऊंगा तो फिर इमेजिन करिए इधर जिंक जिंक प्लस 2, इधर भी Zn प्लस 2 जिंक वाले दो वो वाले आपस में जोड़े हैं, C1 C2 डिफरेंस जिंक प्लस 2 में है, क्या लिखते हैं जिंक गिव जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वहां तो 2 आता ही नहीं, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक वहां भी नहीं आता, तो आपको केवल जिंक प्लस 2 दो बार लिखा दिखता, उसमें स्क्वायरिंग नहीं आ रही होती। अरे बात समझ में। तो ये मेथड सिखाया जा रहा है, जैसे नॉर्मल नर्स इक्वेशन होती है वैसे ही आपको दिमाग में ये रखना है, चाहे कंसंट्रेशन सेल बने वो नर्स इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। क्या करना है मुझे, लास्ट में जाके ई सेल निकालना है जिसमें 3 लोग चाहिए होते हैं, क्या क्या, ई नॉट सेल, एन और क्यू। ई नॉट सेल की जान आपकी बची हुई है, वो 0 आपको रखने को मिल रहा है। एन और क्यू ढूंढने के लिए आप 2 लाइन की वो इक्वेशंस बनाते हो कि जो मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें लेफ्ट पे क्या हुआ एनोड पे, राइट पे क्या हुआ कैथोड पे, क्या कट गया क्या बच गया, जो बच गया उसी से एन और क्यू वो पुट हो जाएंगे। क्लियर। एक आसान क्वेश्चन जिसमें बहुत न्यूमेरिकल मेहनत नहीं है, लेकिन इतना तब भी करना पड़ेगा आपको। यहां तक आने के बाद मैंने आपसे पूछा ये सेल स्पॉन्टेनियसली कब वर्क करेगा, तो इसके इस भाषा को पूछने का मतलब यही है, ये सेल स्पॉन्टेनियस कब वर्क करेगा, या ई सेल कब पॉजिटिव आएगा, या डेल्टा जी कब नेगेटिव आएगा, ये सब एक ही बातें हैं। वो ऑप्शन आपको C12 में दे रहा होगा और आप C1 इक्वल टू C2 है कि ग्रेटर है कि लेस है वो गैस कर सकते हैं। अभी बाहर माइनस दिख रहा है, आपको एक माइनस और लाना है, C2 ग्रेटर C1 जब होगा तभी ये पॉजिटिव देगा। अगर यहां पे आके मैंने आपसे सेम हाइड्रोजन वाला ही क्वेश्चन पूछा होता और मैंने ई सेल का एक्सप्रेशन पूछा होता, विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ई सेल, यहां तक आ चुके हो आप। ये नहीं लिखा हुआ मिला ऑप्शंस में, ऑप्शन में सारे नेचुरल लॉग फॉर्म में
और RT/F RT/2F ऐसे फॉर्म में लिखे हुए हैं। याद आ रहा है कैसे क्रिएट करेंगे? आप यहां तक आने के बाद 0.059 के बदले अगर 2.3 RT/F सारी चीज वापस रिप्लेस कर देंगे, RT/F वहीं लिखा रह जाएगा, 2.3 अंदर जाके नेचुरल लॉग फॉर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करा सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप कभी कभी 0.059 के बदले 2.3 RT/F लिख सकते हैं टू क्रिएट नेचुरल लॉग फॉर्म। अगर ऑप्शन ln करके लिखे होते तो इस तरह यहां तक आने के बाद वो लास्ट स्टेप आप एडिशनल कर देंगे। सेम फंडामेंटल है। अगर मैंने सॉल्यूशंस में फर्क नहीं किया है, दोनों जगह सेम कंसंट्रेशन के H+ में रॉड डुबो रखी है, पर वो रॉड P1 P2 डिफरेंस पे थी, तो आप सोचिए आपने तब एनोड पे कैथोड पे क्या लिखा और फिर उस समय क्या कट गया होगा। लिखना तो ऐसे ही पड़ा होगा, यही ऑक्सीडेशन हुआ होगा। H2 gives 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन gives H2, लेकिन आपने H+ और इलेक्ट्रॉन काटने हैं और इस बार H2 दोनों तरफ की बचा लेनी है, वही डिफरेंस है। और उसके लिए ध्यान से पढ़ के देखें किधर कौन सा वाला आना है। जब आपने एनोड लिखा तो एनोड वाली जो H2 है वो P1 प्रेशर वाली है, ये वाला एनोड वाला H2 P1 वाला है, कैथोड वाला P2 वाला है। तो इसमें आपका P1 वाली हाइड्रोजन लेफ्ट पे रह गई और P2 वाली हाइड्रोजन राइट में रह गई। फिर अगर ये प्रोसेस फाइनल है तो इसी से आपको N और Q मिल रहे हैं। N जो 2 पे 2 कट गया वही है, और इस बार Q का फॉर्मूला P के टर्म्स में होगा, P ऑफ प्रोडक्ट अपॉन P ऑफ रिएक्टेंट, P2 अपॉन P1। इसमें स्क्वायर क्यों नहीं आए? इसमें कोफिशिएंट 1 ही चल रहा था, उसमें 2 वाला था, इसलिए स्क्वायरिंग दिख रही थी। इसमें पावर n1 रहेगी। वापस नस्ट में रख दीजिए इसे। और अगेन मैंने पूछा फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव, इस बार P1 ग्रेटर P2 आपका आंसर बनता। P1 बड़ा होगा तो ये log 1 से छोटा आएगा, एक और नेगेटिव देगा, तब ई सेल पॉजिटिव आता। लेकिन इन दोनों केसेस में जो बात समझाई जा रही है, ऐसा नहीं सोचें कि ये कोई एक फिक्स फॉर्मेट है जिस फॉर्मूले को या जिस रिजल्ट को हम रट सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये एक डेमो वर्जन है। हाइड्रोजन के केस में ऐसा होता, इफ हाइड्रोजन का ही क्वेश्चन है तो आप ये रिजल्ट याद है तो सीधे यूज कर सकते हैं। ये कुछ भी और हो सकता है। आपको कंसंट्रेशन सेल का मतलब केवल ये बोला गया है दोनों तरफ सेम एलिमेंट के हाफ सेल दिखें, वो कई और चीजों से भी बन सकते हैं। उसमें हर बार तरीका यही रहेगा, फाइनल फॉर्मूले की शक्ल यही आए ऐसा होना जरूरी नहीं। ठीक है, ये जो आखिरी में बात समझाई कि एक थ्योरी क्वेश्चन बिना न्यूमेरिकल का C12 ग्रेटर लेस कौन है, P12 ग्रेटर लेस कौन है, ये मैं पूछ सकता था। तो फॉर स्पॉन्टेनियस या ई पॉजिटिव आपको मैंने एक रिजल्ट लिखाया। सपोज आपने बिना दिमाग लगाए ये रिजल्ट रट लिया, मैं भी क्वेश्चन दोबारा पूछूं, यही पूछूं फॉर स्पॉन्टेनियस या ई सेल पॉजिटिव क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपने टिक मारा C2 ग्रेटर C1, आंसर निकला C1 ग्रेटर C2। आपने आंसर टिक किया P1 ग्रेटर P2, वहां आंसर निकला P2 ग्रेटर P1। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर बात P में हो रही है, अगर बात P में हो रही है, इसका मतलब पक्का है कोई ना कोई गैस ही एड्सॉर्ब हुई होगी। P1 P2 में कभी भी बात होगी तो गैस ही एड्सॉर्ब हुई होगी, ऐसा ही मान के चलते हैं। 2 प्लेटिनम की रॉड है, लेकिन H2 की जगह मैंने क्लोरीन एड्सॉर्ब कराई है।
पीटी पे Cl2, पीटी पे Cl2, किस में डुबोगे अब उसे? अगर H2 को H प्लस का कॉम्बिनेशन चाहिए तो Cl2 को Cl माइनस चाहिए रहा होगा, वही है ना उसके आयंस। तो प्लेटिनम पे Cl2 एब्जॉर्ब होने के बाद 2 बार Cl माइनस में डुबोई गई होगी, यही है अंतर, क्योंकि H2 H प्लस में डूबता है, Cl2 Cl माइनस में डूबता है। सारी स्टोरी बदलने वाली है, आंसर लास्ट में पलटी खा के आ जाएगा। ऐसा क्यों सर? आप इमेजिन करिए, अगर आपने प्लेटिनम पे Cl2 चिपका रखी है, डुबो उसको Cl माइनस में रखा है, मैं इसको यहाँ डायग्राम की तरह बना देता हूं। ये रॉड पे Cl2 लिखा हुआ है, डूबी है Cl माइनस में है, और एक बार रॉड पे H2 लिखा है, डूबी H प्लस में है। दोनों बार ऑक्सीडेशन बताइए कैसे हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन के नाम पर इधर से इधर आना है, 0 से प्लस, सही बात है। तो 0 से प्लस जाने में आपके वो आयंस जिन पे C1 लिखा है किधर लिखने में आ गए? एनोड पे जब आपने लिखा तो वो C1 राइट साइड पे आया, लेकिन जब आप वही काम क्लोरीन में लिखोगे तो 0 से -1 तो हुआ ही नहीं ना ऑक्सीडेशन, -1 से 0 होगा, और जब आप -1 से 0 होगा तो -1 इधर आ जाएगा, और उसके नीचे आपने C1 लिखा होगा, तो C1 की तो सीक्वेंस ही बदल गई। ऐसा लास्ट तक चलता ही जाएगा और आखिरी में जाके आंसर भी उल्टा आएगा। मैं इसको समरी की तरह लिखा दे रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि C12 P12 में एक फिक्स रिजल्ट नहीं है। कब कब ये रिजल्ट फिक्स रहेंगे? हाइड्रोजन की जगह कोई भी और ऐसा भी होता जो पॉजिटिव आयंस वाला इलेक्ट्रोलाइट है, आंसर यही रहेंगे। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है जो नेगेटिव आयंस वाला इलेक्ट्रोलाइट है, ये इक्वेशन जब आप लिखोगे तो भी उल्टी लिखने में आएंगी, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके आंसर भी इससे रिवर्स ही दिख जाएगा। तो मैं नोट डाल के इसको लिख रहा हूं। दो बातें लिख रहा हूं उसमें, ये सेकंड नंबर के नोट में लिखाऊंगा, एक कुछ और बोल रहा हूं मैं। मेरे 4 ऑप्शंस ऐसे आए किसी क्वेश्चन के जिसमें ई सेल ई नॉट सेल, जीरो नॉन जीरो बताना है, दोनों नाम ई सेल ई नॉट सेल। एक ऑप्शन में लिखा है ई सेल 0, ई नॉट सेल 0, दोनों को 0 बताया हुआ है। एक में लिखा है ई सेल नॉट इक्वल टू 0, ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू 0, दोनों को नॉन जीरो बता रखा है। बचे हुए 2 ऑप्शन में किसी एक को 0, किसी एक को नॉट 0 बता रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? वो 2 अपोजिट ऑप्शन है, और वो पिछले आर्टिकल वाला याद करिए, क्या था टॉपिक? पिछला आर्टिकल क्या चल रहा था इससे पहले? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कहानी। अगर मैंने पूछा एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, 0 क्या नॉन 0, तो बोलना है ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल नहीं, उसकी मदद से तो मैं के निकालता हूं। लेकिन अगर मैंने बोला कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, तो इसका उल्टा स्टोरी है। यहां पे ई सेल 0 नहीं है, वो तो आया है, स्टैंडर्ड वाला जो है वो 0 है। एग्जैक्टली एक दूसरे से उल्टे आंसर टिक करने पड़ते। किसके बारे में पूछा है वो ध्यान से आप पढ़ते। पहले बहुत बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं एक बार, तुम्हारे डॉक्टर बनाने के चक्कर में हमारी जिंदगी सड़ गई है बिल्कुल। अब भी अगर नहीं बने ना तुम डॉक्टर, तो भूत बन के सताऊंगा तुम्हें मैं। संडे की छुट्टी तक भी चली गई, बताओ।
अरे तुम तो आ रहे हो, हमें क्या मतलब, तुम आ रहे हो, तुम तो बन जाओगे डॉक्टर, करोड़ों कमाओगे, हमसे क्या मतलब है। 26 जनवरी की भी छुट्टी संडे में घुस गई है। तुमने तो पहले अपने एम्बिशन के हिसाब से सोच लिया है कि सर हम जब बन जाएंगे डॉक्टर, मरीजों की लाइन लग रही है तो हमें होली दिवाली से क्या मतलब, हम तो क्लिनिक रोज खोल के बैठ जाएंगे, आन दो मरीज, होली दिवाली बाद में मना लेंगे, नोट छापो पहले। तो हमें तो वैसे भी तब छुट्टी करनी है नहीं, अभी से प्रैक्टिस हो गई है तुम्हारी। आजकल वो वाली रील आने लग गई है इंस्टाग्राम पे, 2050 में डॉक्टर, देखिए वो वाली रील तुमने, बहुत सारे डॉक्टर हो जाएंगे, इसकी रील बनने लगी है अब। सीटें बढ़ रही है ना, तो ऐसे बहुत साल आगे का एक सिनारियो दिखा रखा है क्या, बहुत सारे हो गए डॉक्टर, तो उसकी रील बनी हुई है एक, कि एक गली में से जो है चाकू छुरियां तेज करा लो टाइप जा रहे हैं वो डॉक्टर। एक आंटी जी बोलती है, अरे भैया खांसी जुकाम बुखार हो रहा था, अजी मैं दे दूंगा दवाई, अजी मैं दे दूंगा, 50 रुपए में दे दूंगा, अरे मैडम लूट रहा है, मैं 20 में ही दे दूंगा। ऐसी वाली बन रही है भैया रीलें, देखो अब। तो केवल डॉक्टर बनने से भी नहीं चलेगा काम, अच्छा डॉक्टर बनना पड़ेगा, तभी चलेगा काम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए थ्योरी थ्योरी वाले, ज्यादा न्यूमेरिकल पंगा नहीं है इसमें। एक, कौन जीरो है कौन नहीं जीरो है पूछ सकते हैं, दो क्वेश्चंस के दो डिफरेंट आंसर हैं, किस समय कौन जीरो है कौन नहीं है ये अपन ने पढ़ा है। दूसरा, ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि अगर सिंपल C2 C1 P1 P2 वाला कोई रिजल्ट मुझसे एज अ फैक्ट पूछा जा रहा है, तो हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव आयंस के लिए जो रिजल्ट आया था, सेम वही रिजल्ट नेगेटिव आयन वालों के लिए नहीं आ सकता, उनके लिए ठीक उल्टा आएगा। ठीक है। सारी फील्ड के लिए आने लगी वैसी रील, तो इंजीनियर के लिए भी वही वाली आती है, इंजीनियर वाली आती है कि जैसे कुछ कुछ जगह के ऐसे चौराहे होते हैं जहाँ पे सुबह जाके आप मजदूरी वगैरह के लिए लोग हायर कर सकते हो दिहाड़ी बेसिस पे। तो एक ऐसा चौराहा है जहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर सब लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, एक गाड़ी आके रुकती है, हाँ भैया एक वेबसाइट बनवानी थी, हाँ साहब बना देंगे, 100 रुपए में बना देंगे, हाँ साहब, वो भी ये भी जावा भी डलवाना है उसमें, हाँ डलवा देंगे, सब डलवा देंगे सब। ऐसे हो रहा है। और टीचर का तो काम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, क्या टीचर का कोई काम ही नहीं बचेगा, सब कहाँ पढ़ाई लिखाई कहाँ चल रही होगी आगे 20-30 साल बाद, सब रील बनाएंगे रील देखेंगे, रील बनाएंगे रील देखेंगे। लो, करिए ये क्वेश्चन। कोबाल्ट के दो हाफ सेल जोड़ रखे हैं और एक कंसंट्रेशन सेल बना हुआ है, आपको ई सेल निकालना है, आयंस की कंसंट्रेशन दोनों तरफ दे रखी है।
कंसंट्रेशन सेल के क्वेश्चन को आपको नए टॉपिक की तरह करना ही नहीं है, ये मान के करना है वो नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल है। जो स्टेप्स नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन में होते हैं वही करने हैं। एक है एनोड पे कैथोड पे क्या होगा वो लिखना। तो ये लेफ्ट पेयर आपने लिखा CO बिकम CO+2, ये हमें CO+2 0.1 वाला है। इधर भी उल्टा लिखा CO+2 2 इलेक्ट्रॉन CO, और ये कोबाल्ट+2 0.001 या 10⁻³ वाला है। अब आपको नेट रिएक्शन में केवल वो CO काट देना है, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 2, और Q में नीचे ऊपर क्या आना है वो दिख रहा है। तो 10⁻1 अपॉन 10⁻3, ये 10⁻² आ जाएगा। E सेल बराबर E नॉट सेल, ये कंसंट्रेशन सेल में 0 होता ही है, माइनस 0.059/2 लॉग। ठीक है, नेगेटिव में आने में कोई दिक्कत नहीं। उसने अगर गलत बना के दे रखा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस में माइनस का आंसर भी आ सकता है। जैसे ये 2 से 2 कट जा रहा है और आपका आंसर सिंपली यही 0.059 ही आ जा रहा है, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस ही वर्क कर रहा है। और क्यों कर रहा होगा वो आप इस रिजल्ट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जरा देखिए, हमने बोला जब जब पॉजिटिव आयंस होंगे रिजल्ट ऐसा आना चाहिए था। ये कोबाल्ट पॉजिटिव आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट है, आना चाहिए था स्पॉन्टेनियस में C2 ग्रेटर C1। C2 तो उधर वाले का नाम था, अपन ने वो छोटा दिखा रखा है, तो हमने वो कंडीशन फॉलो नहीं करी, इसलिए लास्ट में प्लस आया भी नहीं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, उसको फ्रेश पेज पे ही चालू करिएगा। जो भी पेज आपका चल रहा है उसको छोड़ दें, एक पूरा एक नए पेज पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखें। 2-3 लाइनें ही खर्च हुई हैं तो उसी के नीचे चालू हो जाए, उससे ज्यादा आपकी लाइन भर गई है नहीं। नया पेज, उस पे वापस पुराने वाले पेज पे ECS की प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा, जो टेबल बनाने के बाद अपने को पढ़नी है। वो पेज यूज हो जाएगा, लेकिन हम वो वर्टिकली एक 15, 20, 25 नामों की जो लिस्ट है उनको एक साथ ही लिखना चाहते हैं, तो वो एक फ्रेश पेज पे वो लिस्ट लिखिएगा। हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या ब्रैकेट में शॉर्ट फॉर्म ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ब्रैकेट में ECS। इलेक्ट्रो में बहुत कम ही ऐसे आर्टिकल हैं जहां नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरी वाला समझने वाला बनता है। ECS इज वन ऑफ देम। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सॉल्विंग का कोई काम नहीं होगा, जो आपको डेटा दिया है उसको समझना है और उसके बेसिस पे वो जो बात पूछेगा वो टिक करनी है। यहाँ ECS के बेसिस पे जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह के होंगे कि आपको 3-4 एलिमेंट्स के नाम और उनके SRP के डेटा क्वेश्चन में दिए आएंगे। आपको उन SRP के डेटा को देखकर मोस्ट रिएक्टिव कौन है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऐसे थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो समझ के सीधे आराम से टिक हो जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो SRP के डायरेक्टली चलेंगी, तो आपको सारे नंबर में से जिसका SRP मैक्सिमम दिखे वो उन बातों में बेस्ट माना जाएगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो SRP के इनवर्सली चलती हैं, तो SRP लोएस्ट जिसका दिखेगा आप उस स्पीशीज को उस काम में बेस्ट बोल रहे होंगे। ना यहाँ ज्यादातर काम ऐसे हैं इस सीरीज में जो सीरीज से पहले से ही आपको आते थे, मैं जस्ट उनकी प्रैक्टिस अब कराऊंगा यहाँ क्वेश्चन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको 2 एलिमेंट्स के इस तरीके से पेयर दिए और उनका SRP ऐसा कुछ दिया, तो ये तो गैल्वेनिक सेल जब से बनाना सीखा था, मुझे वहां के टाइम से ही रूल इतना बता रखा है ना कि जब आप 2 चीजों को कंपेयर करते हो तो जो जिस पोटेंशियल में ज्यादा वो काम में बेटर है। तो अगर मुझे ये 2 SRP दिखते और ये वाला ज्यादा दिखता तो इसका रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऐसा मुझे समझ में आता था।
तो मेरे 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं पहले से जानता ही था। मुझे रेडॉक्स चैप्टर से डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता ही है। उन एजेंट्स को अपने लिए उल्टा वाला काम करना होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन ही करता है, खुद का रिडक्शन ही तो कर रहा है, तो जो खुद का रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये पुरानी वाली बातें हमें ऑलरेडी आती है, हमें जस्ट उन्हें समराइज करना है, ठीक है। नाउ जब ईसीएस पढ़ाया जाता है और उसमें टेक्निकली वो लिस्ट जैसी बनवाई जाती है, साथ में कुछ उसके लिए शॉर्ट फॉर्म कविता जैसी अपन याद करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मेरे को ये ऑर्डर टाइप याद होगा तभी मेरा काम चलेगा। कभी 20 क्वेश्चन एक साथ दिए मैंने ईसीएस के, तो कोई एक ऐसा होगा जिसमें अपने को इससे ऊपर नीचे ये है वो सीक्वेंस रटी हुई होगी तो ही वो क्वेश्चन होगा। 20 में से कोई एक। 19 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके रटे हुए सीक्वेंस का कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस में वो सीक्वेंस खुद बनवाएगा। वो एलिमेंट्स के नाम देगा, साथ में उनके एसआरपी की वैल्यूज देगा, आपको बस उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हाथों हाथ आप अपनी ईसीएस वहां खुद बना सकते हैं। दूसरा, 50% केसेस में मैं क्वेश्चन पूछूंगा ही ऐसे कि आपकी रटी हुई सीरीज वैसी काम नहीं आएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन अल्फाबेटिकल फॉर्म में पूछूंगा। ए बी सी डी के एसआरपी इतना इतना है, तो एबीसीडी वहां थोड़ी ना लिखा है आपकी सीक्वेंस में, वहां तो नोन एलिमेंट के नाम लिखे हैं। तो मैं पी क्यू आर एस एबीसीडी एक्स वाई जेड करके पूछूंगा तो वो तो क्वेश्चन के डेटा से ही वो लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक बात। दूसरी चीज, किसी भी जगह पे अगर आपने ये रिवर्स साइकोलॉजी पढ़ी कि नहीं मैं तो लिस्ट याद ही करके मानूंगा, उसके बिना मेरे को चैन ही नहीं पड़ेगा, आप लिस्ट याद नहीं कर सकते। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, 0% चांस है आपको ईसीएस याद हो। कारण दुनिया की किसी भी बुक में पूरी ईसीएस छपी नहीं हुई है, वो एक डेमो वर्जन छपा हुआ है एक पन्ने पे, उसका असली ईसीएस बनती तो 6, 7, 8 पन्ने की बनती। क्यों? अगर आप उसमें रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक लिस्ट लिखना चाहते हो तो जितने एलिमेंट होंगे उनका एक एक बार भी नाम आएगा, तो 100 से ज्यादा एंट्री तो वैसी होने चाहिए। हर बुक में 20-15 ऐसे ही कुछ नाम लिखे हैं, उससे ज्यादा तो लिखे नहीं। तो आप अगर नेगेटिव साइकोलॉजी पे चलोगे कि मैं तो वही वाले ढूंढूंगा जो नहीं बताए, तो आपको हर बुक में ऐसे मिल ही जाएंगे कि सर एनसीईआरटी में सर स्कैंडियम का तो नाम ही नहीं लिखा, टेरिलियम का तो नाम ही नहीं लिखा, सर टाइटेनियम का तो नाम ही नहीं लिखा। उसने केवल आइडिया दिया आपको और कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। आ रही बात समझ में? तो आप कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स के नाम लिख रहे हो तो ईच एंड एवरी एंट्री आपने कभी लिखी नहीं, ठीक है साहब। जो फेमस है वो वाले तो लिखाते होंगे ना, ठीक है, वो लिखवा दिए। मैंने कहा 20 है, कोई फेमस वाले वो लिखाऊंगा। अगर मैंने किसी जगह पे एफई लिखाया, आपने कुछ रट लिया कि इसके ऊपर सर ने ये लिखाया था, इसके नीचे ये लिखाया था, इन दो के बीच में एफई सैंडविच दिख रहा था, आपको पता ही नहीं है कि वो एफई की कौन से वाले रिडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि इन रियलिटी एफई का नाम ईसीएस में एक जगह नहीं 3 जगह पे आना है। आप N1 E1 N2 E2 वाले में वो क्वेश्चन कर चुके हो। एफई के 3 पॉसिबल रिडक्शन है। Fe3 से Fe0 जाना अलग है, Fe3 से Fe2 जाना अलग है, Fe+2 से Fe0 जाना अलग है। नाउ अगर Fe+2 Fe में जाता है, ये संख्या होती है माइनस की 0.44, और Fe3 जब Fe+2 में जाता है ये संख्या होती है प्लस की 0.77। इसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो अगर आपने कहीं लिस्ट बनाई होगी कैसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 0.44 वाला तो कहीं माइनस के 0.5 0.3 के बीच में आ रहा होगा, और 0.77 वाला कहीं प्लस के 0.6 0.8 के बीच में आ रहा होगा। तो ये एक ही पोजीशन पे कैसे आएंगे? हरिवासन में आपको किसी भी एलिमेंट की एक यूनिक पोजीशन ईसीएस में सिर्फ तब दिख सकती है जब उसका एक ही पॉसिबल रिडक्शन होता हो। ऐसे बहुत गिनती के लोग हैं जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे। अगर आपने बोला सर सोडियम कितनी बार आता है ईसीएस में, 1 एंड ओनली 1 बार आता है, क्योंकि उसका एक ही रिडक्शन है दुनिया में, Na+ Na बनेगा, दैट्स इट। सही बात है। ऐसे कुछ कुछ हो सकते हैं Li+2 Li, K+2 K, Ca+2 तो Ca, जो भी मल्टीपल स्टेट वाले नहीं है। F2 से F-, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 ही काम करता है, या तो F2 0 में रहता है या F-1 में रहता है। Fe के लिए 3 बार नाम आया, फेरिक से फेरस, फेरस से 0, फेरिक से 0। कॉपर मैं जब लिखाऊंगा तो कॉपर एक जगह कहीं सी जगह लिखाऊंगा, मैं साथ में बताऊंगा भी नहीं ये कॉपर का कौन सा पेयर है। कॉपर का नाम 3 बार आना है। कॉपर +2 से 0 अलग, कॉपर +1 से 0 अलग, और कॉपर 2 से 1 अलग। टिन
अगेन 3 आते कॉमनली, SN4 से 0 अलग, 2 से 0 अलग, 4 से 2 अलग। तो आपको अननेसेसरली ये दिमाग में बैठाना ही नहीं है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ईसीएस का क्वेश्चन, अगर मुझे ये टेबल याद होगी कि नहीं। टेबल याद होने से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। 1 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, वो आउटडेटेड पुराने क्वेश्चन है जिनमें रटी हुई सीक्वेंस काम आती थी। अब लेटेस्ट वाले सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो डेटाबेस बनते हैं, वो डेटा से आपकी ईसीएस वही हाथों हाथ बनवाएगा। बट बुक्स में क्योंकि 80s 90s वाले टाइम के भी क्वेश्चन है, उसमें एक आध रटे हुए सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मिलेगा। वो है डिस्प्लेसमेंट रूल, कौन रिएक्शन में किसको डिस्प्लेस कर सकता है और नहीं कर सकता, वो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम ऊपर नीचे किसके कौन आया था उसी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। एल्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो टेबल याद नहीं रखनी है। मैं इसको दूसरे वे में समझा सकता हूं कि ऐसे समझिए कि आज से 20-30 साल पहले जब लैंडलाइन फोन्स का कल्चर चालू हुआ था, तो लैंडलाइन फोन्स किसी सिटी में कनेक्शन बांटने टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने चालू करे, और उसी समय एक प्रिंटिंग प्रेस वाले ने बोला मैं फोन की डायरेक्टरी बनाऊंगा। अगर पहले साल में 1980 में 100 ही लोगों ने टेलीफोन का कनेक्शन लिया होता, तो टेलीफोन डायरेक्टरी में 100 लोगों के नाम और नंबर लिखे होते, आप वो नंबर रट सकते थे, आप वो नंबर रट सकते थे। आज नहीं रट सकते। क्यों? क्योंकि मोबाइल का और लैंडलाइन का पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट 100% है। हर बंदे के पास फोन है, बहुतों के पास 2-2 3-3 सिम है। आपको आज किसी के नंबर डायरेक्टली रटे हुए नहीं रहते, आप नाम सेव्ड ही रखते हो। कोई अपने घर वालों के एक आध के नंबर याद होते हैं, अपने को 50 मोबाइल नंबर रटे थोड़ी ना रहते हैं। लेकिन पहले जब 4-4 5-5 डिजिट का ही फोन नंबर होता था, लैंडलाइन नंबर 5 डिजिट का आता था पहले, तो 5 डिजिट का आता था, तो 5 नंबर ऐसे ही याद रहते थे। वो चाचा का भी याद रहता था, मामा का भी, फूफा का भी, दादी का भी, सबका याद रहता था। अब नहीं याद रहते किसी के। क्यों नहीं याद रहते? क्योंकि वो 5 की बजाय अब वो 8 अंकों का लैंडलाइन हो चुका है और फोन नंबर मोबाइल का 10 डिजिट का हो चुका है। तो जैसे ही एसआरपी में क्या प्रॉब्लम हुई, ईसीएस जब बननी चालू हुई होगी तब एलिमेंट लिमिटेड रहे होंगे, उनकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट खोजी नहीं गई होंगी, तो उसमें लिस्ट में एंट्रीज कम थी। जैसे जैसे एलिमेंट ज्यादा आते जा रहे हैं, मोर ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कवर होती जा रही है, उसमें एंट्रीज बढ़ती जा रही है। अब आपकी जो ओरिजिनल ईसीएस है वो 5, 6, 7, 8 पन्नों की होती है, उसको पूरा रटना पॉसिबल नहीं है। मुझे उसका थीम समझना है कि पर्पस क्या है। क्या पर्पस है? एसआरपी की जानकारी देना कि इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, और उसके बेसिस पे आप वो प्रॉपर्टी सीखते हो कि इन कामों में ये वाला बढ़िया है, इन कामों में ये वाला बढ़िया है। हरी बात समझ में? लिखिएगा, हेडिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लाइन लिखिए उसमें, in this series comma various elements are arranged according to their SRP values. In this series, various elements are arranged according to their SRP values. वो 10, 15, 20, 25 जितने भी नाम है वो आप एक सीक्वेंस फॉर्म में लिख रहे हैं। आपको नाम बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द पेज से नहीं लिखना है, इधर वो जो भी शॉर्ट हम याद रखने का तरीका बनाएंगे वो लिखेंगे। तो आप यहाँ कुछ एलिमेंट्स के नाम, मैं हर एक का पूरा नंबर भी नहीं लिखूंगा प्लस माइनस में, मैं केवल एक डेमो दे रहा हूं कि मैंने इस तरह से कम से ज्यादा के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, दैट इज कॉल्ड ईसीएस। जो पहला एलिमेंट है एलआई, उसके लिए मैं सारी बातें पूरी लिख रहा हूं कि जब इसने एसआरपी मेजर करवाया होगा तो ये कहां से कहां गया होगा। क्या लिखा गया होगा? Li प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन Li सॉलिड, ऐसे ये पूरा चेंज लिखा गया होगा। देन इसके लिए कुछ वैल्यू यहां मेजर हुई होगी, ठीक है। ये माइनस की 3.05 वोल्ट, ये मिनिमम एसआरपी वाला एलिमेंट है। मुझे ये नंबर नहीं रटना है, ना मुझे Li प्लस का ये चेंज रटना है, मेरे को बस ये बताना है कि एक हाईएस्ट एक लोएस्ट वाला एलिमेंट है, हाइड्रोजन जीरो कहीं बीच में, उसकी मदद से ही सबकी वैल्यूज निकाली गई हैं। SHE का जो एप्लीकेशन पढ़ा था अपन ने,
अप टू हाइड्रोजन वाले कुछ फेमस नाम, सारे नहीं, कुछ फेमस नाम ये लिखे हुए हैं मैंने। हाइड्रोजन जो 0 वाला है आपका SHE वाला, वो यहां कहीं बीच में है। हाइड्रोजन से छुट्टी हो गई, कब? बस ठीक है। मैंने तुमसे पहले भी पूछा है, तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है? नहीं है, पनौती हो तुम। कोई खुशखबरी नहीं आई है वहां। लास्ट क्लास नहीं है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे स्पेशल सेशन है जिसमें जाना है। आपको फ्रेश पेज इसीलिए यूज करने को बोला है कि आपको वो सारे नाम ऊपर से नीचे सेम ही सीक्वेंस में दिखे। हाइड्रोजन से नीचे वाले ये नाम इधर लिखे गए हैं। फ्लोरीन के केस में वापस मैं पूरा चेंज लिख दे रहा हूं, मैंने हर एक के लिए पूरा पूरा चेंज नहीं लिखा। और फ्लोरीन का 2.87 ये मैक्सिमम SRP है, यानी मैंने जो सीक्वेंस बनाई है वो लोएस्ट SRP से बढ़ते 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 हाईएस्ट पे खत्म करने वाली बनाई है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी नाम आते हैं, क्या हुआ? हाँ, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी नाम आते हैं वो सब नेगेटिव SRP वैल्यूज हैं। ऐसा पढ़ने में आता, पूरा लिस्ट मॉड्यूल में देखेंगे तो -3 पॉइंट, -2.2 पॉइंट वाले आएंगे, फिर -1.1 पॉइंट वाले आएंगे, फिर -0 पॉइंट आता जाएगा और 0, फिर उससे नीचे +0.1234 +1.2 1.2 1.5 1.8 2 पॉइंट समथिंग पे खत्म हो रही है। आपने यहाँ कुछ नाम ऐसे लिखे हैं जिनकी टेंडेंसी SHE की एप्लीकेशन में बताया गया था कि नेगेटिव SRP का मतलब क्या होता है। तो हमने बोला था 0 की तुलना में छोटा SRP का मतलब है उनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की H+ से H2 के मुकाबले कम है। अगर वो कभी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, H+ से H2 वो रिड्यूस होगा, इन बंदों को ऑक्सीडेशन करना रहेगा। और H2 से नीचे उन वालों का ब्लॉक लिखा हुआ है आपने जो पॉजिटिव SRP वाले हैं। 0 की तुलना में पॉजिटिव SRP वालों का मतलब हुआ टेंडेंसी टू रिड्यूस H+ H2 से ज्यादा है। ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन H2 से H+ ऑक्सीडेशन करता दिखेगा और ये लोग प्लस से 0 रिड्यूस होते दिख रहे होंगे। इन्हीं में आपके इनऑर्गेनिक में छापा CHAPA पढ़वाते हैं, वो यही है छापा, है ना। 5 एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के मुकाबले लेस रिएक्टिव हैं या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते, जो भी प्रॉपर्टी आप छापा नाम से पढ़ते हो। इस टॉपिक के बाद जो चैप्टर का आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें एक खास थ्योरी क्वेश्चन के लिए आपको ECS में वाटर की पोजीशन ठीक से याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस के एक थ्योरी क्वेश्चन में वो आपको आंसर देने में हेल्प करेगा। तो Mn एंड Zn के बीच में मैंने वाटर का रिडक्शन लिखा है। वाटर का रिडक्शन H+1 से H2 वाला ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन के H+ से 0 जाने वाले रिडक्शन से डिफरेंट है, क्योंकि जब आप H+ से H2 भेजते हैं SHE में तो वो 1 मोलर H+ 0 में जा रहा होता है, जबकि वाटर जब H2 में रिड्यूस होगा तो वो 10⁻⁻7 वाला H+ 0 में जाएगा। तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू अलग है, वो पोजीशन भी अलग है और वैल्यू भी अलग है। आपको
यहां कुछ शॉर्ट फॉर्म टाइप लिखा दिया जा रहा है, जैसा मैंने आपसे पहले बोला था कि आपको किसी का भी नाम मैं एक से ज्यादा बार लिखा नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल मतलब ये नहीं है कि वो नाम एक ही जगह आना है। ये जो Fe यहां लिखा है क्रोमियम और कैडमियम के बीच में सैंडविच, ये वैल्यू है Fe+2 से Fe वाली जो -0.44 किसी इस पोजीशन पे आता। लेकिन अगर मुझे Fe+3 से +2 वाला फिर लिखना होता तो वो प्लस में 0.77 इधर वाले सीक्वेंस में कहीं Fe दोबारा दिख रहा होता आपको। तो किसी एक एलिमेंट की हमेशा एक यूनिक पोजीशन होना जरूरी नहीं है। वो लोग पक्का एक एक बारी आएंगे जो मल्टीपल स्टेट्स नहीं दिखाते। अगर आप मैंगनीज वालों में हाइलाइटर लगाने लगे तो 10 12 13 जगह हाइलाइटर लग जाएगा, क्योंकि कभी 4 से 2 भी जाएगा, कभी 7 से 4 भी जाएगा, कभी 7 से 2 भी जाएगा, कभी 3 से 2 भी जाएगा। लॉट्स एंड अलग अलग कॉम्बिनेशन उसके बन जाएंगे। तो एक एक पोजीशन आपने एक रफ आइडिया के लिए लिखी हुई है। मैंगनीज और जिंक के बीच में H2O है, ये आराम से याद होता है, क्योंकि अभी जब आपको शॉर्ट फॉर्म लिखाया जाएगा, क्या तो क्लास तो खत्म करेंगे नहीं अभी तुरंत ही? अरे यार, अरे रुको रुको रुको, ये लिख के जाओ साथ में। क्या बोलना था पूरा? बैग लेके जाना है नीचे, बैग लेके जाना है नीचे, बैग में ही समोसा कचौरी भर के नीचे से निकल जाना है। ये लिख के जाना है। अरे मैं ये दोबारा थोड़ी ना लिखूंगा कल, लिखो ये। ऐसे उतावले हुए जा रहे हो जैसे तुम्हारे लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। ये इसकी फोटो खींच के जाओ भैया, दोबारा नहीं बनेगा ना।